आज अपन क्या है कि अधिगम है मनोविज्ञान के अंतर्गत एक टॉपिक है, चाहे सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो या थर्ड ग्रेड हो, उनमें क्या है कि कॉमन टॉपिक होता है, वो है अधिगम। अधिगम के बारे में अपन क्या है कि विस्तार से चर्चा करेंगे। हम दैनिक जीवन में अनेक अनुभव प्राप्त करते हैं। क्या है कि दैनिक जीवन है उसमें क्या है कि अनेक अनुभव प्राप्त करते हैं, उन अनुभवों के द्वारा अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे अनुभव प्राप्त करते हैं, अनुभव प्राप्त करके क्या है कि अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेते हैं। इस प्रकार जो व्यवहार में परिवर्तन करना ही क्या है, सीखना कहलाता है। सीखना ही क्या है, अधिगम है। सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्या है कि जीवन पर्यंत चलती रहती है। सीखना क्या है कि जीवन पर्यंत चलती रही, व्यक्ति क्या है कि जीवन पर्यंत सीखता रहता है। जैसे छोटा बच्चा बिजली के तार को छू लेता है और जल जाता है, परंतु वह पुनः इस कार्य की पुनरावृत्ति नहीं करता। अब है अधिगम की कुछ परिभाषाएं। नवीन ज्ञान और प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या है, सीखना। किसकी है, वुडवर्थ की। नवीन ज्ञान प्रतिक्रिया को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखना है। फिर है व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना है। किसकी है, गिलफोर्ड की। व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन गिलफोर्ड की है। अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या है, गेट्स। अनुभव और शिक्षण, अनुभव करते हैं, प्रशिक्षण करते हैं, गेट्स प्राप्त करते हैं। और अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना क्रोनबेग की है। किसकी है, क्रोनबेग की है। क्रोन बेक की है। व्यवहार और दृष्टिकोण दोनों में क्या है कि परिमार्जन करना सीखना है। ये किसकी है, मर्फी। मर्फी की। परिमार्जन मर्फी। व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य ही सीखना है। ये किसकी है, स्किनर। व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य ही क्या है, सीखना है, स्किनर की। ज्ञान, आदत और अभिवृत्तियों का अर्जन क्या है, सीखना है। ज्ञान, आदत और अभिवृत्ति, तीन बातें हैं और दो जन है, क्रो एंड क्रो। ज्ञान, आदत और अभिवृत्तियाँ। अधिगम स्थानांतरण या अधिगम अंतरण किसे कहते हैं, एक क्षेत्र में सीखे हुए ज्ञान का उपयोग अन्य क्षेत्र में करना क्या कहलाता है, अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। मुख्य रूप से अधिगम स्थानांतरण के कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं, धनात्मक या सकारात्मक। जब पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है तो इसे क्या है कि धनात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। जैसे गणित का ज्ञान होने पर भौतिक शास्त्र का अध्ययन करना या दर्शन शास्त्र का ज्ञान होने पर मनोविज्ञान का अध्ययन करना, यानी सकारात्मक। पूर्व ज्ञान क्या है कि नवीन ज्ञान प्राप्त करने में जो सहायता करता है तो उसे क्या कहते हैं, सकारात्मक अधिगम कहते हैं। अगला है नकारात्मक अधिगम। इसमें क्या है कि जब पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान प्राप्त करने में क्या है कि बाधा उत्पन्न करता है। जैसे एक छात्र को पढ़ते समय नींद आ जाती है और चाय पीता है और गहरी नींद में सो जाता है, तो ये क्या है कि नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण है। जैसे भारतीय ड्राइवर के द्वारा विदेशी गाड़ी चलाना। फिर शून्य अधिगम स्थानांतरण, पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान प्राप्त करने में न तो बाधा उत्पन्न करता है और न ही सहायता करता है, तो वो क्या है कि शून्य अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। जैसे संस्कृत भाषा के ज्ञान होने पर पंजाबी भाषा सीखना या कबीर के दोहे याद होने पर बिहारी के दोहे सीखना, तो ये कि सकारात्मक अधिगम तो होता है जिसमें नवीन पूर्व ज्ञान क्या है कि नवीन ज्ञान में सहायता करता है। और नकारात्मक अधिगम है उसमें होता है जब पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान में क्या है कि सहायता उत्पन्न नहीं करता है। शून्य अधिगम स्थानांतरण है, पूर्व ज्ञान एवं नवीन ज्ञान प्राप्त करने में नहीं तो बाधा उत्पन्न करता है, नहीं सहायता उत्पन्न करता, वो तो शून्य अधिगम स्थानांतरण है। अन्य होते हैं जैसे क्षैतिज, एक क्षेत्र में सीखे हुए ज्ञान का उपयोग उसी समान क्षेत्र में करना। एक क्षेत्र में सीखे हुए ज्ञान का उपयोग है कि उसी समान क्षैतिज यानी समान क्षेत्र में करना। कक्षा 9 के एक छात्र को कमरा नंबर 9 से कमरा नंबर 4 में बैठा देना। जोड़ बाकी का ज्ञान होने पर पुनः जोड़ बाकी का ही अभ्यास कराना, ये क्षैतिज एक ही क्षेत्र में करना। फिर है उदर या लंबवत, इसमें एक क्षेत्र में सीखे हुए ज्ञान का उपयोग क्या है कि उच्च क्षेत्र में किया जाता है, ऊपर के क्षेत्र में। अंक गणित का ज्ञान होने पर क्या है कि बीज गणित का अध्ययन करना या जोड़ बाकी का ज्ञान होने पर गुणा भाग सीखना, यानी मतलब क्षैतिज का तो है उसी क्षेत्र में, लंबवत का है अन्य क्षेत्र में। द्विपार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण, इसमें शरीर का दो भागों में अर्थात दाएं भाग एवं बाएं भाग में बांटा जाता है। एक छात्र पहले दाएं हाथ से लिखता था, जब वह बाएं हाथ से लिखने लग जाता है डॉक्टर के हाथ में इंजेक्शन देकर बालक को रोने लग जाता है। द्विपार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण कहते हैं इसे। अब है अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकार, अधिगम के कितने प्रकार होते हैं, अधिगम के तीन प्रकार होते हैं। जैसे ज्ञानात्मक अधिगम, ज्ञानात्मक अधिगम इसका संबंध क्या है कि बौद्धिक क्षमताओं से होता है। बौद्धिक क्षमता है उससे होता है, जैसे ज्ञान, अवबोध और प्रत्यय स्मरण। इसका संबंध किससे होता है, ज्ञानात्मक का ज्ञान, अवबोध और प्रत्यय स्मरण से। जैसे कि इसको क्या है कि ज्ञानात्मक को तीन भागों में बांटा गया। प्रत्यक्षात्मक सीखना यानी प्रत्यक्ष देखकर सुनकर सीखना, जैसे बाल्यावस्था शेषावस्था में सीखा जाता है।
फिर प्रत्यात्मक चिंतन, तर्क चिंतन व कल्पना के द्वारा जो सीखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? प्रत्यात्मक सीखना। साहचर्यात्मक सीखना पूर्व ज्ञान एवं व अनुभव द्वारा सीखना, वो साहचर्यात्मक सीखना होता है। ज्ञानात्मक अधिगम को फिर 3 भागों में बांटा गया है। फिर एक क्रियात्मक अधिगम, इसके क्या है कि 6 चरण होते हैं। पहली तैयारी, उद्देश्य, प्रस्तुतिकरण, अभ्यास, शुद्धिकरण, पुनः प्रस्तुतिकरण। किसके? क्रियात्मक अधिगम के क्या है कि 6 चरण हैं। इसका संबंध कार्य व कौशलताओं से होता है, जैसे चार्ट बनाना, सारणी बनाना, मानचित्र बनाना आदि। फिर है भावात्मक अधिगम, इसका संबंध भावनाओं से होता है, अर्थात अभिवृत्ति व अभिरुचियों से होता है, जैसे किसी भी वस्तु के प्रति सोच सकारात्मक व नकारात्मक दोनों ही प्रकार की हो सकती हैं। तो इस प्रकार जो अधिगम है, अधिगम के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। ज्ञानात्मक जो ज्ञान के द्वारा है, क्रियात्मक जो क्रिया के द्वारा, भावात्मक जो भावना के द्वारा। फिर है अन्य शाब्दिक अधिगम, इसमें बालक शब्द, व्याकरण व भाषा के बारे में सीखता है। समस्या समाधान अधिगम, इसमें बालक है कि जीवन में आने वाली समस्याओं के बारे में सीखता है। गत्यात्मक शारीरिक संचालन सीखता है। फिर है अधिगम असमताएं या निर्योग्यताएं। अधिगम असमताएं क्या होती है? डिसलेक्सिया, जब बालक वाचन अर्थात बोलने में त्रुटि करता है, जैसे शक्कर को हक्कर, सड़क को हड़क, सी को डी बोलता है। डिसलेक्सिया, लेक्सिया यानी लेक्चर, लेक्चर देना, यहाँ से पकड़ो लेक्सिया लेक्चर, जब वो क्या कि बोलने में त्रुटि करता है। डिसग्राफिया, ग्राफ बनाने, यानी बालक लेखन संबंधी जो लिखने संबंधी त्रुटि करता है, जैसे स्कूटर को स्कूटर लिखता है, सी को क्या कि वो डी लिखता है, तो यह है डिसग्राफिया। फिर है डिसकैलकुलेशिया, इसमें क्या है कि गणना से संबंधित, इसमें बालक गणित से संबंधित त्रुटियां करता है, जैसे 5 × 3 = 35 लिख लेता है, 8 2 3/5 का 5/3 ऐसे लिखता है। डिस्प्रेक्सिया, यानी इसमें बालक डिस्प्रेक्सिया, तीनों लेखन से संबंधित, वाचन से संबंधित, गणित, तीनों से संबंधित जो त्रुटि करता है उसको कहते हैं डिस्प्रेक्सिया। फिर है अफेसिया, इसमें बालक क्या है कि सुनने से संबंधित त्रुटि करता है, जैसे घमासान को शमशान, कल को पल सुनता है। हाइपरलेक्सिया, इसका संबंध दृष्टि दोष से होता है, इसमें क्या है कि आगे का पीछे, पीछे का आगे, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर दिखाई देता है। फिर है अधिगम के नियम, अधिगम के नियम को किसने दिए थे? थार्नडाइक ने दिए थे। अधिगम के नियम किसने दिए? थार्नडाइक ने। इसने मुख्य क्या है कि 3 नियम बताए थे, गौण 5 नियम बताए थे और अन्य नियम भी बताए थे। मुख्य नियम है जैसे तैयारी का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव एवं परिणाम का नियम। गौण नियम कौन कौन से हैं? बहुप्रतिक्रिया, आंशिक क्रिया, आत्मीकरण, मनोवर्ती, संबंधित परिवर्तन, सादृश्यता का नियम। अन्य नियम है उद्देश्य का, परिपक्वता का, अभ्यास वितरण का, निकटता समीपता का, बहु अधिगम का। जैसे तत्परता या तैयारी का नियम, जब हम किसी कार्य को करने के लिए तैयार होते हैं तो कार्य की अधिगम गति तेज होती है, इसमें कार्य करने की इच्छा निहित होती है। जैसे गाय को घास के पास तो ले जाया जा सकता है, लेकिन खाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तैयारी या तत्परता का नियम, जब तक व्यक्ति तैयार नहीं होता किसी चीज़ को सीखने के लिए, तब तक हम क्या है कि उसको सिखा नहीं सकते। अगला है अभ्यास एवं परिणाम का नियम, अभ्यास या अनभ्यास का नियम। जब हम कठिन से भी कठिन कार्य को दोहराते हैं तो वह कार्य क्या है कि सरल हो जाता है और उस कार्य को हम शीघ्रता से कर लेते हैं, तथा सरल से सरल कार्य का भी दोहराव नहीं करने पर वह कार्य कठिन हो जाता है। अभ्यास व अनभ्यास का नियम, जैसे कि हम किसी कार्य को बार बार करते हैं तो वो कार्य अपने लिए क्या है कि सरल हो जाता है। जैसे अपन साधारण में एक उदाहरण ले सकते हैं कि किचन में अगर अपन रोटी बनाते हैं तो रोटी जो उसे बार बार बनाएंगे तो अपन से वो रोटी गोल बन जाती है, लेकिन अन्य व्यक्ति जो रोटी नहीं बनाता है तो अगर उसको रोटी बनाने के लिए कहा जाए तो वो रोटी जल्दी से भी नहीं मिलती और गोल भी नहीं बनती है। तो वे अभ्यास व अनअभ्यास का नियम है। प्रभाव परिणाम एवं संतोष का नियम, ऐसा कोई भी कार्य जो मैं संतोष प्रदान करता है, सकारात्मक परिणाम देने वाला होता है, उसकी अधिगम गति तेज होती है। जैसे प्रभाव परिणाम और संतोष, जैसे कोई कार्य करते हैं उसका परिणाम अपने के लिए क्या सकारात्मक होता है तो उसमें को अपन जल्दी से सीखते हैं और आगे जो सीखने की क्या है कि प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन उसका अगर प्रभाव नकारात्मक होता है तो अपन उसको सीखने की क्या है कि आगे सीखने की कोशिश नहीं करते। फिर है गौण नियम, गौण नियम के अंतर्गत आता है बहु प्रतिक्रिया का नियम, किसी भी कार्य को अनेक तरीकों से करने पर अधिगम गति तेज होती है तथा किया गया अधिगम भी स्थायी होता है। क्या है कि बहु प्रतिक्रिया यानी अनेक तरीकों से करने पर गति तेज होती है और किया गया जो अधिगम है वो भी स्थायी होता है। गणित के कई प्रश्न को अनेक सूत्रों से करने पर वह शीघ्रता से हल हो जाता है। अभ्यास में कार्य एक तथा तरीका भी एक होता है, जैसे अभ्यास और अनभ्यास का नियम है उसमें क्या है कि कार्य करने का तरीका भी एक होता है, परंतु बहु प्रतिक्रिया में क्या होता है कार्य तो एक होते हैं और तरीके अलग अलग तरीके से होते हैं। जैसे कोई बच्चे अगर
जैसे संधि है, संधि उसको समझा रहे तो वो समझता नहीं है, तो उसको क्या है कि अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से सिखाया जाए जिससे कि वो संधि को अच्छे से समझ सकता है। आंशिक क्रिया का नियम, किसी भी विषय वस्तु को खंडों में विभाजित करके सीखने से अधिगम गति तेज होती है। आंशिक क्रिया यानी टुकड़ों में तोड़ के उसको अगर कार्य को सीखा जाए तो वो कार्य के आसानी से सीख सकता है। आत्मीकरण का नियम, यदि नवीन ज्ञान का संबंध पूर्व ज्ञान से कर दिया जाए तो अधिगम की गति क्या है कि तेज होती है। जैसे गुणा सीखने से पूर्व जोड़ बाकी की संक्षिप्त जानकारी देने पर अधिगम गति तेज होती है। आत्मीकरण का नियम, यदि नवीन ज्ञान का संबंध क्या है कि जो पूर्व ज्ञान है उसे जोड़ दिया जाए तो वो कार्य क्या है कि आसानी से हो जाता है। अगला है मनोवर्ती या अभिव्यक्ति का नियम। इसमें क्या है कि किसी भी कार्य के प्रति हमारी सोच सकारात्मक होने पर अधिगम की गति तेज होती है। अध्यापक के प्रति छात्रों की सोच नकारात्मक होने पर अधिगम की गति क्या है कि धीमे होती है। संबंधित परिवर्तन या सादृश्यता का नियम, इसमें क्या है कि कार्य करने का तरीका वही रहता है परंतु परिस्थितियां बदल दी जाती है। जैसे एक प्रेमी के द्वारा प्रेमिका को खो देने पर उसकी तस्वीर के सामने वैसा ही व्यवहार किया जाता है जैसे प्रत्यक्ष रूप से उसके साथ किया जाता है। अन्य नियम कौन कौन से हैं? जैसे उद्देश्य का नियम, किसी कार्य के प्रति निश्चित उद्देश्य होने पर अधिगम गति तेज होती है। निश्चित उद्देश्य है तो उस कार्य को अपन क्या है कि शीघ्रता से कर लेते हैं। जैसे परीक्षा से पूर्व छात्र की अधिगम गति तेज होती है। फिर परिपक्वता का नियम, जब तक हम शारीरिक व मानसिक रूप से किसी कार्य को करने के लिए सक्षम नहीं होते तब तक उस कार्य को नहीं कर सकते। मतलब अधिगम करने के लिए परिपक्वता है उसका नियम भी आवश्यक होता है। फिर है, एक छात्र को गणित की अवधारणा दी जाती है, वह उसे हल नहीं कर पाता परंतु कुछ समय बाद वह हल कर लेता है। फिर है अभ्यास वितरण का नियम, यदि हम किसी कार्य को समय विभाजन करके सीखें तो अधिगम की गति तेज होगी। अभ्यास वितरण मतलब उसको क्या है कि समय के अनुसार विभाजित कर दी कि आज अपन को इतना पढ़ना है, कल इतना पढ़ना है, तो उसको क्या है कि आसानी से सीख सकते हैं। निकटता व समीपता का नियम, किसी कार्य को जितना कम समय पहले किया गया है उस कार्य की तुलना में जितना अधिक समय में किया गया था गति तेज होती है। जैसे कि जो कार्य कुछ समय पहले ही किया गया उस कार्य को अपन अगर वापस करते हैं तो वह कार्य की एक आसानी से कर लेते हैं, लेकिन लंबे समय तक के बाद में अगर कोई कार्य करते हैं तो कार्य करने में अपन को क्या की दिक्कत आती है। और जैसे एक कार्य 15 दिन पहले सीखा तथा दूसरा कार्य 25 दिन पहले सीखा तो पुनः सीखने पर 15 दिन पहले सीखा गया कार्य क्या है कि जल्दी सीखेंगे। बहुअधिगम का नियम, एक साथ एक से अधिक कार्य सीखना क्या है कि बहुअधिगम कहलाता है। कक्षा में छात्र पाठ्यचर्या के साथ साथ सामाजिक व अनुशासनात्मक कार्य भी सीखता है। फिर यह अधिगम को प्रभावित करने वाले क्या है कि कारक, कि अधिगम को कौन कौन प्रभावित करते हैं। जैसे विषय वस्तु है उसका कठिनाई स्तर, वो कितनी सरल है कठिन है वो उसको प्रभावित करता है। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य भी व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित करता है। शिक्षण विधियाँ हैं वो प्रभावित करती है। समय व थकान है प्रभावित करता है। पाठ्यक्रम भी प्रभावित करता है। अध्यापक का प्रशिक्षण, अध्यापक का विषय पर अधिकार वो भी प्रभावित करता है। परिपक्वता प्रभावित करती है। सीखने की इच्छा है वो प्रभावित करती है। अभिक्षमता, सीखने की तत्परता, परिणाम, प्रगति का ज्ञान, अभिवृद्धि प्रवृत्ति वे भी प्रभावित करती है। अभिप्रेरणा है वो भी अधिगम को प्रभावित करती है। उचित वातावरण, अनौपचारिक साधन ये भी प्रभावित करते हैं। फिर है अधिगम वक्र, इसकी क्या है कि 3 अवधारणाएं हैं। पहली अवस्था इसमें सीखने की गति के सामान्यतः बहुत तेज हो जाती है, लेकिन सदैव यह आवश्यक नहीं कि क्योंकि सीखने की गति विषय वस्तु के कठिनाई स्तर पर निर्भर करती है। पहली अवस्था है इसके अंतर्गत क्या है कि सीखने की गति सामान्यतः बहुत तेज होती है, लेकिन यह आवश्यक नहीं होता कि सभी समय वो सीखने की गति एक ही समान रहे। वो क्या है कि विषय वस्तु की जितनी कठिनाई और सरलता है उस सरलता के अनुसार उस पर निर्भर करती है। दूसरी है मध्यम अवस्था, इस अवस्था में सीखने की गति में कभी तो उन्नति होती है कभी अवनति दिखाई देती है। क्या है कि कभी तो व्यक्ति ज़्यादा सीखता है और कभी कम सीखता है। फिर है अधिगम क्या है कि अंतिम अवस्था है, इस अवस्था में सीखने की गति बिल्कुल धीमी होती हुई क्या है कि रुक जाती है। अधिगम वक्र नहीं होकर एक सरल रेखा के रूप में क्या कि धारण कर लेता है क्योंकि कार्य पूर्ण रूप से सीख लिया जाता है। फिर है अधिगम पठार, ऐसे कोई भी कारक जो अधिगम में बाधा डालते हैं उन्हें क्या कि अधिगम पठार कहते हैं। आज के वीडियो में तो क्या है कि अपने अधिगम है, अधिगम की जो परिभाषा है, अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व है, जो अधिगम के थार्नडाइक ने नियम बताए थे वो मुख्य, गौण और अन्य नियम है, उन नियमों के बारे में चर्चा की। अगला जो वीडियो लेके आऊँगी उसके अंतर्गत क्या है कि अब अपन क्या करेंगे अधिगम के सिद्धांत करेंगे। जैसे कि 6-7 सिद्धांत है अधिगम के, उनको क्या है कि एक वीडियो के अंतर्गत कर लेंगे या 2 वीडियो है उसके अंतर्गत अपन क्या है कि अधिगम के सिद्धांत को संपूर्ण करने की कोशिश करेंगे। अगले वाली वीडियो में मैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत लेके आऊँगी, जिसमें क्या है कि अपन प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत है उसके अलग अलग नाम क्या थे, इसका प्रतिपादन किसने किया था, वो कहाँ का रहने वाला था, किस पे प्रयोग किया था, उसके बारे में अपन क्या है कि विस्तार से चर्चा करेंगे।